पाठ्यक्रम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं दिव्या सोनी आप सभी का स्वागत करती हूं और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये बताइए जेनेटिक्स क्या होता है? व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ जीन्स, जीन्स की स्टडी। जीन्स क्या होते हैं? हमारे पेरेंट्स से हमें जो गुण मिलते हैं ना, जैसे कि एक बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं इसकी नाक इसके पापा पे गई है, इसके बाल इसकी मम्मी पे गए हैं, इसका रंग इसकी मम्मी पे गया है, ऐसे बोलते हैं ना हम कि ये चीज़ इस पे गई है, ये अपने थोड़ा दादा जैसा दिखता है। तो वो चीज़ क्या है कि वो अपने ही फैमिली वालों से मिलता है, बाहर के लोगों से नहीं मिलता। इसका मतलब उसके जीन्स में वो गुण आए हैं। ठीक है ना। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, देखो जेनेटिक्स में ना काफ़ी सारी चीज़ें समझने की है। याद ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते। जो आएंगे वो मैं आपको याद करवाऊंगी, अदरवाइज ज़्यादातर चीज़ें समझने की हैं। चैप्टर का नाम है हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। मतलब समझते हो? हेरिडिटी मतलब अनुवांशिकी, वह समन्वय। समन्वय मतलब क्या होता है? इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इवॉल्व होना। इवॉल्व होना मतलब सुना होगा आपने, हमारे जो पूर्वज थे पहले वो बंदर हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने इंसान का रूप लिया। वो चीज़ जैसे कि जो रेप्टाइल्स थे, रेंगने वाले ऑर्गेनिज्म, वही मछलियों में और किसमें, बर्ड्स में कन्वर्ट हुए थे। तो जितना भी हम इवोल्यूशन पढ़ते हैं ना, वो सारा कहानियों के माध्यम से पढ़ते हैं। जिसने इवोल्यूशन के बारे में बताया है सबने कहानियां बताई है कि ऐसा हुआ होगा। एक पहाड़ पे खाना खत्म हो गया होगा तो दूसरे पहाड़ तक जाने के लिए उन्होंने अपने हाथ फैलाए होंगे, वो पंखों में कन्वर्ट हो गए होंगे, तो वो पक्षी में कन्वर्ट हो गए। एक पहाड़ पे थे, मान लो बारिश आ गई होगी, पानी भर गया होगा, फिर उस पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर चलकर जाना पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने क्या कर लिया होगा, तैरना सीख लिया होगा। नीचे के जो वो होते हैं प्लांट्स, वो खत्म हो गए थे, तो जो ऑर्गेनिज्म है उन्होंने ऐसे गर्दन ऊंची कर करके ऊपर वाले पौधों को खाना शुरू किया, जिससे उनकी गर्दन लंबी हो गई और वो जिराफ में कन्वर्ट हो गए, है ना। ये जितनी भी चीज़ें पढ़ोगे वो सारी की सारी कहानियों के माध्यम से पढ़ी जाती हैं। जेनेटिक्स में भी हमने कहानियाँ ही पढ़ी हैं, ठीक है। क्योंकि देखो इवोल्यूशन को कभी किसी ने देखा नहीं, जिसने देखा है वो जिंदा नहीं था बताने के लिए। तो जो चीज़ें मिली हमें, जो ये करते हैं ना माइनिंग, खुदाई करते हैं, तो इसमें जो चीज़ें हमें मिली उसके बेस पर हमने बताया कि पहले ये थे, उससे पहले ये थे, उससे पहले ये थे। तो लास्ट में जो स्केलेटन मिला था, डायनासोर, इतने बड़े बड़े स्केलेटन, क्या थे पहले डायनासोर होते थे। अब पता भी नहीं वो कैसे दिखते थे, एग्जैक्ट किसी को नहीं पता, लेकिन सिर्फ उसके स्केलेटन के हिसाब से उन्होंने क्या बना दिया, एक डायग्राम सा बना दिया और हमें बता दिया कि ऐसे ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म पहले होते थे, लेकिन आज के टाइम में वो अवेलेबल नहीं है ना। लुप्त जो स्पीसीज होती हैं, सुना होगा आपने, ये लुप्त होती जा रहे हैं। आने वाले लोग जो है टाइगर नहीं देख पाएंगे, शेर नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इनकी स्पीसीज जो है वो खत्म होती जा रही है। एज ए डायनासोर की स्पीसीज भी खत्म हो गई। तो जेनेटिक्स में हमने क्या पढ़ना है? जेनेटिक्स इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ जीन्स। स्टडी ऑफ जीन्स, जीन्स को स्टडी करना क्या कहलाता है? जेनेटिक्स। यहाँ पे हम एक पढ़ते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। ठीक है, इसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का आगे जाना। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का जाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बताओ? जेनेटिक्स कहलाता है। ठीक है ना। अब ये क्यों जाते हैं, इसकी स्टडी कभी ना कभी किसी ने सबसे पहले तो की होगी, है ना। तो यहाँ पे हम एक कहानी पढ़ते हैं। क्या कहानी पढ़ते हैं बताओ? बहुत साल पहले एक साइंटिस्ट थे, हर एक वर्ड को ध्यान से सुनना है जो मैं बोल रही हूँ।
बहुत समय पहले एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था चार्ल्स डार्विन, और ये पढ़ रहे थे किसके बारे में? इवोल्यूशन के बारे में ये पढ़ रहे थे। ठीक है, इवोल्यूशन के बारे में ये पढ़ रहे थे। दुनिया भर के जितने भी छोटे मोटे साइंटिस्ट थे, सबकी नजर इन पे टिकी हुई थी कि पता नहीं अब ये क्या बताने वाले हैं, क्या नई चीज बताने वाले हैं। दुनिया भर के छोटे मोटे जितने भी साइंटिस्ट थे, बड़े छोटे जितने भी, सबका ध्यान चार्ल्स डार्विन की तरफ था। वहीं एक इंसान था जिसका नाम था जी.जे. मेंडल। ये क्या थे? ये भी कुछ स्टडी कर रहे थे। किसके बारे में स्टडी कर रहे थे? हेरिडिटी के बारे में स्टडी कर रहे थे। ठीक है, किसके बारे में स्टडी कर रहे थे? हेरिडिटी के बारे में। अभी हेरिडिटी का मतलब क्या था कि जो माता पिता से बच्चों में गुण आते हैं वो आखिरकार आते कैसे हैं? वे बच्चे के अंदर किसी और के गुण नहीं आ रहे, ऐसा क्यों? तो जो गुण बच्चों में आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे थे? इसकी इन्होंने स्टडी की। इन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए, काफी सारी चीजें की, और लास्ट में इन्होंने हमें बताया कि जो भी ये बच्चों में गुण आते हैं ना, वो कुछ फैक्टर्स होते हैं, उनकी वजह से आते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। किस पे काम किया था इन्होंने पी प्लांट पर वर्क किया था। पी प्लांट से आपका पहला क्वेश्चन बनेगा। अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया ना, क्वेश्चन एक भी नहीं बताया ना, यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि मेंडल ने कौन से पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था? पी प्लांट पर, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है पी प्लांट का साइंटिफिक नाम बताओ। पी प्लांट का आपने बताना है साइंटिफिक नेम। बताओ क्या नाम होता है साइंटिफिक नेम पी प्लांट का? पाइसम सैटाइवम। अच्छा, ये एस छोटा आएगा। ये छोटा क्यों आएगा? इसका एक हमारा लेक्चर और लगेगा जिसमें मैं आपको बेसिक बताऊंगी। सैटाइवम, बेसिक का मतलब जो चीजें पूरे बायोलॉजी के अंदर इकट्ठी आती है, उसका एक लेक्चर आपका और रहेगा इस लेक्चर के बाद, जिसमें आपको छोटी मोटी चीजें जो बायोलॉजी की रह गई है पहले वो बताऊंगी मैं आपको, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि क्यों इसका जो नाम है ना वो छोटा लिखा गया। अभी नहीं पढ़ते, अभी ये मिक्सअप हो जाएगा। तो पाइसम सैटाइवम इसका नाम है। दूसरा क्वेश्चन, इन्होंने स्टडी करके अपनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी। ठीक है, इंफॉर्मेशन देती थी, लेकिन लोगों ने इसकी बात सुनी नहीं। लोगों ने इसकी बात क्यों नहीं सुनी? इसका क्या कारण था? बाद में लोगों ने इसकी बात क्यों सुनी, उसका क्या कारण था, उसके बारे में हमें पढ़ना होता है। तो लोगों ने जी.जे. मेंडल की बात नहीं सुनी, इसके कुछ रीजन थे। क्या रीजन थे? सबसे पहले जो ये पढ़ रहा था वो बायोलॉजी के अंडर आ रहा था, है ना, लेकिन ये खुद एक मैथमेटिशियन थे। ठीक है ना, ये खुद क्या थे? इनका जो वर्क है वो फेल हो गया था। क्यों हो गया था इनका वर्क फेल? इसका पहला कारण था ये मैथमेटिशियन थे। अब कोई मैथ्स का बच्चा अगर हमें बायो का क्वेश्चन करवाने लग जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? तू मैथ्स का है, तुझे बायोलॉजी का क्या पता, है ना। तो ये मैथमेटिशियन थे और ये बायो के बारे में बता रहे थे, तो लोगों ने यही कहा तू मैथ्स का है, तू बायो के बारे में कैसे क्या जानता है, तो तेरा तो बेस ही नहीं है बायो का। मैथ्स का तो बायो के बारे में कैसे बता सकता है? तो पहला रीजन इसके फेल होने का ये था कि ये मैथमेटिशियन था, पहला रीजन। दूसरा रीजन, ये बार बार ना फैक्टर वर्ड का इस्तेमाल कर रहा था। ये क्वेश्चन आता है, फैक्टर वर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया? मेंडल ने। ठीक है ना, तीसरा क्वेश्चन ये है, मैथमेटिशियन पे क्वेश्चन नहीं आता। एक ही आएगा, कौन सा प्लांट लिया? पी प्लांट। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सैटाइवम। तीसरा, फैक्टर वर्ड का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था? जी.जे. मेंडल ने। जी.जे. मेंडल ने जीन्स के लिए कौन से वर्ड का इस्तेमाल किया था? फैक्टर। तो ये फैक्टर बोल रहा था। अब आप मैथ्स पढ़ते हो, आपने फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा, है ना, तो वो फैक्टर वर्ड भी किसका हो गया? मैथ का। अब लोगों को और गुस्सा आया कि पहली चीज तो तू मैथ्स का होकर बायो का पढ़ रहे हैं, बायो के बारे में बता रहे हैं, दूसरा तू मैथ्स के वर्ड भी बायो में घुसा रहे है ना, हम तेरे मैथ्स में आके कुछ बोल रहे हैं क्या? तो दूसरा रीजन था, इसने जीन्स को फैक्टर बोला था, इसलिए लोगों ने इसको क्या कर दिया गया था, लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया, इसकी बात नहीं मानी। तीसरा क्या था, इसने पब्लिसिटी नहीं की अपने काम की, क्योंकि ये जिसको बता रहा था वो इसको डिमोटिवेट तो कर रहा था,
इसने फिर आगे पब्लिश ही नहीं किया अपने काम को। पब्लिसिटी करते तभी लोग उसको जानते, लोग जानते तो इसके काम को महत्व मिलता ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसने अपने काम की कोई पब्लिसिटी नहीं की, कोई मार्केटिंग नहीं की। कुछ ही लोगों को पता था, उन्होंने भी इसको डिमोटिवेट कर दिया था, इसीलिए इसका काम शुरू में हो गया था फेल। उसके बाद क्या हुआ देखो, उसके बाद इसकी डेथ हो गई, मर गया ये। उसके कई सालों के बाद, करीबन 16 साल के बाद, इसकी डेथ के भी 16 साल बाद, इसके फंक्शन के काम के 16 साल के बाद 3 साइंटिस्ट आए। 3 साइंटिस्ट आए। साइंटिस्ट का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है ना, यहाँ से कोई क्वेश्चन आता। 3 साइंटिस्ट आए। उन साइंटिस्ट ने इसके काम को कहीं सुना था, किसी को बोलते हुए सुना था, एक पागल आदमी था, ऐसा ऐसे बोल रहा था, ऐसे ऐसे बोल रहा था। इन्होंने सुना उसके बारे में, इन्होंने फिर थोड़ी खोज की, छानबीन की, ये वहाँ तक पहुँच गई। कहाँ तक? इसकी लैब तक, मतलब जहाँ पे इसने वो काम किए थे, जो एक्सपेरिमेंट किए थे, वहाँ तक ये पहुँच गए। वहाँ जाके जब इन्होंने थोड़ी छानबीन की तो इसको पता चला कि मेंडल ने जो काम किया था उसका उसने एक किताब बनाई थी, और उस किताब के अंदर उसने सारा कुछ लिखा था कि मैंने ये किया, मुझे ये रिजल्ट मिला, इस रिजल्ट के बेस पे मैं ये बोल रहा हूँ। अब उसने जो किताब में लिखा था ना, वो इतना इजी तरीके से, इतनी इजी कैलकुलेशंस थी कि इनको पढ़ते ही समझ में आ गई कि वो एक्चुअली में वो कहना क्या चाहता था। अब इनको तो समझ आ गया, लेकिन लोगों को कैसे बताएं? तो जो उसके ड्रॉबैक्स थे, जो उसके फेल होने के कारण थे, उनको खत्म किया। सबसे पहले क्या खत्म किया देखो, पहला कारण क्या था? वो मैथमेटिशियन था, ये साइंटिस्ट थे। लोगों ने इनकी बात सुनी क्योंकि वो मैथमेटिशियन था, लेकिन ये साइंटिस्ट थे ना। इन्होंने ये नहीं बोला कि मेंडल ने ऐसा बोला, इन्होंने अपनी तरफ से बोला कि ये काम ऐसे है। अब लोग सुन रहे थे, क्यों? क्योंकि ये साइंटिस्ट थे, आराम से सुन रहे थे। दूसरा, उसने क्या गलत काम किया था, क्या ड्रॉबैक था? उसने फैक्टर वर्ड का इस्तेमाल किया, मैथ का वर्ड इस्तेमाल किया। इन्होंने फैक्टर की जगह जीन वर्ड का इस्तेमाल किया। जीन बोला तो लोगों ने फिर सुना कि जीन है तो बायो का ही वर्ड है ना, फिर इन लोगों ने इसकी बात सुनी। तीसरा, इन्होंने पब्लिसिटी काफी अच्छी की, मार्केटिंग काफी अच्छी की, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनने को मिला, लोगों ने पढ़ा, लोगों को समझ आया कि हाँ बात तो देखो ये सही कह रहे हैं। जब इनको नोबेल प्राइज मिलने वाला था तब इन्होंने बताया कि ये काम हमारा नहीं है, ये काम किसका है? जीजे मेंडल का। तब जीजे मेंडल को क्या किया गया था? फादर ऑफ जेनेटिक्स बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? जेनेटिक्स के फादर कौन है? जीजे मेंडल, ठीक है ना। तो फादर बनाया गया किसे? जीजे मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स, जीजे मेंडल। और बेचारे जीजे मेंडल को पता भी नहीं है कि उनको फादर बना दिया गया था, क्योंकि उनकी तो डेथ हो गई थी। जीजे मेंडल, ठीक है ना, इनको पता भी नहीं था कि इनको फादर बना दिया जाएगा। अब इनका काम पहले फेल हुआ था, उसका रीजन तो मैं आपको बता चुकी है ना। अब इनका काम पास क्यों हो गया था, ये रीजन तो अलग थे, इन्होंने तो ड्रॉबैक्स हटा दिए। इनकी क्या खास बात थी जिसकी वजह से इनको पास किया गया? सबसे पहला, इन्होंने पी प्लांट का इस्तेमाल किया था, ये इनकी खासियत थी। दूसरा, इन्होंने सब कुछ रिटर्न में दिया था, सब कुछ क्या किया था? रिटर्न इन बुक के अंदर इन्होंने अच्छे से लिख दिया था। तीसरा, इजी कैलकुलेशंस दी थी इन्होंने, इसीलिए इनको क्या किया गया? पास कर दिया गया था बाद में, इजी कैलकुलेशन। अब ये पी प्लांट का इस्तेमाल करने का जो रीजन था कि इन्होंने पी प्लांट को ही क्यों इस्तेमाल किया, किसी और प्लांट को क्यों नहीं इस्तेमाल किया, किसी एनिमल को क्यों नहीं इस्तेमाल किया, किसी ह्यूमन बीइंग को क्यों नहीं इस्तेमाल किया, इसका क्या रीजन था? पी प्लांट को इस्तेमाल करने के कुछ रीजन थे इसके। क्या रीजन थे? पहला रीजन, इसमें 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। मैं आपको वो चीजें बताऊंगी जो एग्जाम में आएंगी, ठीक है। विकल्पी लक्षण कहा जाता है, विकल्पी लक्षण। दूसरा, शॉर्ट लाइफ साइकिल थी इनकी, छोटा जीवन चक्र, ठीक है, शॉर्ट लाइफ साइकिल थी इनकी। और तीसरा क्या था? ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर सकते थे, ये इसका रीजन था। अब मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगी कि क्या क्या बनेंगे, बाकी तो समझ आ गया होगा। ओनली क्वेश्चन बताते हैं कि क्या क्या बनेगा।
जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के फादर बताओ कौन है? जीजे मेंडल, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसे? हेरिडिटी। और हेरिडिटी की स्टडी को क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। ट्रांसफर होना हेरिडिटी कहलाता है, हेरिडिटी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। ठीक है ना? तो दो क्वेश्चन हो गए, जेनेटिक्स के फादर और ये हेरिडिटी। हेरिडिटी का हो गया दो क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखो, ये वाला बाद में करेंगे, चार्ल्स डार्विन वाला, ये अभी नहीं आएगा, ये इवोल्यूशन टॉपिक में आएगा। हम सिर्फ जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जीजे मेंडल ने कौन से प्लांट का इस्तेमाल किया था? पी प्लांट का। तीसरा क्वेश्चन, पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सैटिवम। फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, फैक्टर वर्ड का इस्तेमाल किसने किया था? जीजे मेंडल। उसके बाद फादर ऑफ जेनेटिक्स का हो गया था, किसने प्लांट कौन सा इस्तेमाल किया था? पी प्लांट, ये भी हो गया था। पी प्लांट को इस्तेमाल क्यों किया गया? पी प्लांट में कितने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे? 7। कितने थे? 7। अच्छा, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का मतलब क्या है, मैं आपको वो समझाती हूँ। जो पी प्लांट को इस्तेमाल करने के कारण थे, इसमें पता क्वेश्चन ऐसे आता है, मेंडल यूज्ड पी प्लांट बिकॉज, ऑप्शन ए इट हैज 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, ऑप्शन बी इट हैज शॉर्ट लाइफ साइकिल, ऑप्शन सी इट कैन सेल्फ फर्टिलाइज, वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर सकता है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो क्या आंसर आएगा? ऑल ऑफ दिस। ठीक है ना? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पूछे 7। अच्छा, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का मतलब क्या है, पहले उसको समझते हैं। बच्चे के अंदर जो गुण आते हैं वो माता और पिता दोनों से आते हैं, उसी को हम विभिन्नताएं कहते हैं, उसी को हम वेरिएशन कहते हैं। मदर और फादर दोनों से मिलकर गुण आते हैं ना, तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर समझ गए? एक टॉल प्लांट लिया, एक शॉर्ट प्लांट लिया, दोनों को क्या करवाया? फर्टिलाइज करवाया, और फर्टिलाइजेशन करके हमें प्लांट नया पौधा बताया कि उसके अंदर किसका गुण आ रहा है। एक बार लाल फ्लावर वाला पौधा लिया, एक बार व्हाइट कलर के फ्लावर वाला पौधा लिया, फिर उनका आपस में क्या करवाया? फर्टिलाइजेशन करवाया, फिर हमें बताया कि क्या रिजल्ट आएगा। दोनों एक बार टॉल लिए, दोनों एक बार ड्वार्फ लिए, ऐसे करके। तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का मतलब है कि जिनको हम आपस में क्या करवा सके? फर्टिलाइज करवा सके, और दोनों के गुण अलग अलग ले सके। जैसे कि मान लो मदर और फादर की हम बात करें, तो फादर की हाइट लंबी है, मदर की हाइट छोटी है, फादर का रंग सांवला है, मदर का रंग गोरा है, फादर की आंखें काली है, मदर की आंखें भूरी है, फादर के बालों का रंग भूरा है, मदर के बालों का रंग काला है। तो ये चीजें हो गई ना, समझ गए? ये होते कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अब अगर वो किसी एनिमल को लेता या किसी इंसान को लेता, तो इंसान का शॉर्ट लाइफ साइकिल थोड़ी है। एक इंसान को बच्चा पैदा करवाता, फिर उसको बड़ा होने का वेट करता, और फिर उसके शादी किसी से करवाता, फिर उसके बच्चों की स्टडी करता, तो देखो कितना टाइम लग जाता। इसकी शॉर्ट लाइफ साइकिल है, 1 महीने में ही रिजल्ट। अलग अलग कैरेक्टर्स को इसने पढ़ा, 1 महीने में उसको नया पौधा मिल रहा है। 1 मंथ की लाइफ साइकिल होती है इसकी, 1 महीने में इसको नया पौधा मिल रहा है, उस पौधे की वो स्टडी कर रहा है कि इस बार फादर से ये गुण आए, इस बार फादर से ये गुण आए, इस बार मदर से ये गुण आया। तो ये चीज़ों की स्टडी करने के लिए उसको शॉर्ट लाइफ साइकिल चाहिए थी, क्योंकि उसको स्टडी करने में उसकी आधी जिंदगी निकल जाती है ना, अगर किसी एनिमल को या फिर किसी इंसान को वो लेता तो। इसीलिए उसने शॉर्ट लाइफ साइकिल के लिए किसका इस्तेमाल किया था? मटर के पौधे का। सेल्फ फर्टिलाइजेशन, उसको बार बार उसको फर्टिलाइजेशन करवानी नहीं पड़ रही थी, वो अपने आप फर्टिलाइजेशन कर रहे थे, तो इसको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, इसलिए उसने क्या किया था? पी प्लांट का इस्तेमाल किया था। इतना क्लियर है? अब ये 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे पौधे के अंदर, वो कौन कौन से थे? एक तो टॉल, मतलब जो हाइट थी वो थी उसकी, ठीक है, पौधे की जो हाइट है वो। पौधे का जो मटर का पोड होता है ना, समझ रहे हो? पोड, जैसे हम नॉर्मली मटर लेके आते हैं तो ऐसे होती है, ये पोड बोलते हैं इसको। इस पोड का कलर एक दूसरा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, और इसमें देखो कई जो मटर होती है ना वैसे प्लेन होती है ऊपर से, और कई ऐसे होती है खुरदरी खुरदरी सी, जिसमें दाने दिख रहे होते हैं हमें, दानों के ऊपर ऊपर ऐसे। तो वो हो गया कि वो फ्लैटेंड है या फिर वो कॉन्स्ट्रिक्टेड है। तीसरा ही हो गया। फिर हम अंदर चलते हैं, दाना निकालते हैं उसका। वो जो दाना है वो ग्रीन कलर का है या वो येलो कलर का है, ठीक है, जो सीड का कलर है वो ग्रीन है या येलो है। फोर्थ ये कैरेक्टर हो गया, वो जो सीड है वो प्रॉपर राउंड है या फिर रिंकल्ड है, उस पर रिंकल पड़े हुए हैं, ये कैरेक्टर हो गया। उसके बाद हो गया फूलों का कलर कैसा है उसका, उसके बाद हो गया फूलों की पोजीशन कैसी है उसकी। ऐसे करके 7 कैरेक्टर्स थे। 7 कैरेक्टर्स का आपको नाम याद नहीं रखना, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। सिर्फ इतना याद रखना है कि कैरेक्टर्स कितने थे? 7 थे। इतना क्लियर है? ठीक है। अब हम पढ़ते हैं
होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस के बारे में डेफिनेशन नहीं करनी, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। कई बार ना क्वेश्चन आ जाता है तो उसको सोल्व कैसे करेंगे उसके लिए होता है, एक होता है डोमिनेंट, एक होता है रिसेसिव, ठीक है। इन दोनों के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या होते हैं। इसको बोलते हैं प्रभावी, इसको बोलते हैं अप्रभावी, ठीक है। जिसकी हिंदी अलग से लिख रही हूँ उसकी अलग हिंदी है, अदरवाइज सेम हिंदी बनती है। होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस सेम हिंदी। होमोजाइगस का मतलब क्या है, देखो अगर हम एक कैरेक्टर ले रहे हैं, हम मानते हैं हाइट का कैरेक्टर ले रहे हैं, तो उसमें दो लेंगे गुण उसके, एक लंबी हाइट, एक छोटी हाइट। लंबी हाइट के लिए टॉल और छोटी हाइट के लिए ड्वार्फ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कैपिटल टी लेते हैं और एक स्मॉल टी लेते हैं, ठीक है। ये टॉलनेस को शो कर रहा है, टॉलनेस, और ये किसको शो कर रहा है, ड्वार्फनेस को। अब ये है क्या पता है, ये दोनों ना एलील है। क्या है, ये दोनों एलील होते हैं। अब ये एलील का मतलब समझते हो क्या है, एलील का मतलब समझते हो क्या है, अभी बताते हो एलील का मतलब क्या है। एक इंसान की बॉडी, कंप्लीट बॉडी, बॉडी किससे बनी है बताओ, ऑर्गन सिस्टम से बनी है। ऑर्गन सिस्टम किससे बना है बताओ, बोलो, ऑर्गन से बना है। ऑर्गन किससे बना होता है, टिश्यू से। टिश्यू किससे बना होता है, सेल से। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है बताओ, डीएनए। डीएनए का एक छोटा सा पार्ट क्या कहलाता है, जीन। जीन के अंदर क्या होते हैं, एलील। कितने होते हैं, दो। अब ये दो एलील किसका किसका होता है, एक मदर का होता है, एक फादर का होता है। फादर की हाइट लंबी है तो एक टॉल का होगा, मदर की हाइट छोटी है तो एक ड्वार्फ का होगा। दोनों लंबे हैं तो दोनों टॉल के होंगे, दोनों छोटे हैं तो दोनों ड्वार्फ के होंगे। अब समझ में आ गया दो एलील कैसे हुए। मान लो दोनों लंबे हैं, फादर और मदर, तो कैपिटल टी आएगा। दोनों छोटे हैं तो कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी आएगा। एक फादर लंबे हैं और मदर की हाइट जो है छोटी है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये दोनों होमोजाइगस है। जब ये दोनों देखने में सेम है ना, इसको बोलते हैं होमोजाइगस, ठीक है। और अगर ये एक लंबा और एक छोटा है तो उसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस। अब समझ में आ गया होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का क्या मतलब है। अगर दोनों का कैरेक्टर सेम है, दोनों की आंखें काली हैं तो होमोजाइगस, दोनों के बाल काले हैं तो होमोजाइगस, दोनों की स्किन का कलर गोरा है तो होमोजाइगस, एक का गोरा है एक का सांवला है तो हेट्रोजाइगस, एक की हेड लंबी है एक की हेड छोटी है तो हेट्रोजाइगस, एक के आंखों का रंग नीला है एक का हरा है तो हेट्रोजाइगस। समझ आ गया, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस समझ में आ गया ना कैसे। चलो ये होमोजाइगस हेट्रोजाइगस तो आपको आ गया समझ में। इसका मतलब ये सेम है और इसका मतलब ये डिफरेंट है। अब देखो सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि कैरेक्टर अपने को पता है कौन सा आएगा। मान लो दोनों की हाइट लंबी है तो बच्चे की हाइट भी लंबी होगी, क्योंकि फादर से भी लंबे का गुण मिल रहा है और मदर से भी, तो इसमें तो कुछ खास पढ़ने की जरूरत है नहीं। डिफरेंट में है ना, फादर की हाइट लंबी है और मदर की हाइट छोटी है, तो किसने अपना गुण बच्चे को दिया, उस बेस पर हम बोलते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव। फादर की हाइट लंबी थी, मदर की हाइट छोटी, बच्चा बड़ा होके लंबी हाइट का बनता है तो वहां पे डोमिनेंसी किसने दिखाई, फादर ने। समझ आ गया। मदर का कलर जो है वो गोरा है, फादर का थोड़ा सांवला और बच्चा गोरे रंग का पैदा होता है तो वहां पे डोमिनेंसी किसने दिखाई, मदर ने। अगर बच्चा सांवले रंग का पैदा हुआ तो किसने दिखाई, जो अपना प्रभाव दिखा देता है डोमिनेंट, जो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता रिसेसिव। समझ आ गया, इसको बोलते हैं हम डोमिनेंट रिसेसिव। वो गुण जो अपने आप को दिखा देते हैं वो डोमिनेंट कहलाते हैं, और वो गुण जो अपने आप को दिखा नहीं पाते उन्हें क्या बोलते हैं, रिसेसिव।
ठीक है। अब डोमिनेंट को हम कैपिटल से डिनोट करेंगे और रिसेसिव को किससे करेंगे, स्मॉल वाले से। तो जब इसने ये गुण लिया था ना पौधे का, बार बार जब इसने स्टडी कराई तो इसने देखा हर बार जो टॉल वाला है ना वो अपने आप को डोमिनेंट शो कर रहा था। मतलब अगर दोनों टॉल का कराया तो भी बच्चा टॉल हो रहा था, एक टॉल एक ड्वार्फ का कराया तो भी बच्चा टॉल ही हो रहा था, इसने देखा। पर इसने देखा कि जब भी ड्वार्फ था ना उसके पास दोनों जीन कैसे थे, स्मॉल टी वाले। ये चीज मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो उसने कैलकुलेशन कैसे की थी वो दिखाती हूँ मैं आपको। अब आपको होमोजाइगस हेटेरोजाइगस समझ में आ गया। डोमिनेंट जो अपने आप को शो कर दे, रिसेसिव जो अपने आप को ना करे। एक भी अगर कैपिटल होगा ना तो वो डोमिनेंट ही है। अब ये कैसे समझ में आएगा, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आएगा समझ में। इसने ना कुछ कैलकुलेशंस करी थी, जो मेंडल है इन्होंने कुछ कैलकुलेशंस करी थी। वो कैलकुलेशन इसने कैसे करी, ऐसे स्क्वायर बना के करी थी। और इन स्क्वायर को नाम दिया जाता है पुनेट स्क्वायर। क्या दिया जाता है इनको नाम, पुनेट स्क्वायर नाम दिया जाता है, ठीक है ना। इसने क्या किया, सबसे पहले अगर एक ही गुण को हम दिखाते हैं तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, और अगर अलग अलग गुणों को दिखाते हैं तो उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। दो गुणों को, तीन को दिखाएंगे तो ट्राई हाइब्रिड। हमारे सिलेबस में मोनोहाइब्रिड है, हमें सिर्फ मोनोहाइब्रिड पढ़ना है, ठीक है ना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब एक ही कैरेक्टर को लेके चलेंगे हम, उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड। तो देखते हैं मोनोहाइब्रिड में क्या है। देखो उसने लिया एक होमोजाइगस वाला टॉल प्लांट, होमोजाइगस समझ गए ना, एक टॉल प्लांट लिया होमोजाइगस का, उसकी क्रॉस कराई उसने ड्वार्फ के साथ में। समझ आ गया, एक टॉल प्लांट की उसने क्रॉसिंग कराई किसके साथ में, ड्वार्फ प्लांट के साथ में। तो इसने क्या देखा, इसने देखा ऐसे पुनेट स्क्वायर बनाया इसने, ये कैपिटल टी इधर रख दो, ये स्मॉल टी इधर रख दो। तो जो ये जनरेशन आई थी ना इनके क्रॉसिंग से, उसको F1 जनरेशन बोला था। कैसी जनरेशन बोला था उसे, F1 जनरेशन। और उसमें उसने देखो क्या देखा, कैपिटल टी स्मॉल टी की क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल हमेशा पहले लिखेंगे, ये याद रखना, कैपिटल टी स्मॉल टी। इन दोनों की क्रॉस कराई तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों की क्रॉस कराई तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इन दोनों की क्रॉस कराई तो कैपिटल टी स्मॉल टी। एक भी अगर कैपिटल है मतलब डोमिनेंट है, एक भी अगर कैपिटल है तो डोमिनेंट है। यानी कि ये सारे प्लांट की हाइट कैसे होगी, टॉल, क्योंकि कैपिटल है ना इसके अंदर। तो यहाँ पे टॉल प्लांट की और ड्वार्फ प्लांट की अगर रेशो निकाले तो क्या आएगी बताओ, 4, क्योंकि 4 आए ना, रेशो 0। समझ आया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, व्हाट इज द रेशो फॉर एफ जनरेशन। एफ जनरेशन की रेशो बताओ। ये रेशो है फिनोटिपिक, टॉल और ड्वार्फ। फिनोटिपिक वो चीजें जो हमें बाहर से दिखाई देती हैं उनको बोलते हैं फिनोटिपिक रेशो। ये फिनोटिपिक रेशो है, ये है फिनोटिपिक रेशो, यहाँ पे लिख रही हूँ फिनोटिपिक रेशो। अच्छा जीनोटिपिक रेशो समझते हो, जो जीन्स की वजह से होते हैं। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, ये वाली रेशो किसकी वजह से है, जीन की वजह से। ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि जीनोटिपिक रेशो भी क्या है, सेम, 4:0। समझ आ गया, और भी अच्छे से समझ में आएगा। क्या चीज, देखो ये F1 थी ना, इसमें हमें क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। इनकी भी आपस में क्रॉसिंग करा दो, इनकी खुद की क्रॉसिंग करा दो आपस में, क्या आएगी देखो, F2 जनरेशन आएगी अपने पास। जब अपन एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी की क्रॉसिंग कराई, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी के साथ, तो अपने पास जो रेशो आएगी वो आएगी, जो अपने पास जनरेशन आएगी वो आएगी F2 जनरेशन, ठीक है। अभी अपने पास F2 जनरेशन है। देखो ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, इन दोनों को क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा बताओ, कैपिटल टी कैपिटल टी। इन दोनों को क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल को पहले लिखेंगे, स्मॉल को बाद में। इन दोनों को क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इन दोनों को क्रॉस कराएंगे तो स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब मुझे पहले आप फिनोटिपिक रेशो बताओगे, फिर आप मुझे आप जीनोटिपिक रेशो बताओगे, ठीक है ना। बताओ
चलो पढ़ते हैं एक बार क्या चीज़ है इसके अंदर। ये यहाँ देखो, फिनोटिपिक रेशो है ना, मतलब बाहर से देखने में कौन टॉल है कौन ड्वार्फ। ये वाला टॉल होगा, इसमें एक कैपिटल टी है तो ये भी टॉल होगा, इसमें एक कैपिटल टी है तो ये भी टॉल होगा, लेकिन ये कैसा होगा, ड्वार्फ। तो फिनोटिपिक रेशो होगी 3:1। समझ आ गया। अब जीनोटिपिक रेशो, कैपिटल टी एक ही है 1, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है, रेशो 2, और स्मॉल टी वाला ये रेशो आपसे पूछी जाती है, ठीक है ना। क्रॉस निकालो ना निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा थोड़ा सा घुमा फिरा के, ठीक है। ये मैंने आपको बताया ना, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। कैसे मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक क्रॉसिंग कराई, एक होमोजाइगस टोल की, एक होमोजाइगस ड्वार्फ के साथ, बात तो वही है। देखो तो हमें जो रेशो मिली वो मिली 4:0। फिर हमने उसकी क्रॉसिंग कराई, उसी की क्रॉसिंग कराई। F2 जनरेशन में मुझे फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो बताइए, क्या आएगा? यही तो आएगा 3:1, 1:2:1। किसी भी करैक्टर को ले लो आप, आपको जरूरी नहीं है सिर्फ हाइट, हो सकता आपको कलर का दे दे, हो सकता आपको जो उसका मटर का दाना है उसकी दे दे, ये राउंड रिंकल। हर बार रेशो सेम रहेगी, 3:1, 1:2:1, ठीक है ना। हर बार रेशो क्या रहती है? सेम। तो ये रेशो आपको याद रखनी है, क्लियर है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ डोमिनेंस। यानी कि डोमिनेंट जो है वो अपने आप को क्या दिखाता है? प्रभावी दिखाता है। डोमिनेंट अपने आप को शो करता है। एक होता है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी कह सकते हो, कोडोमिनेंस भी कह सकते हो। अच्छा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है बताओ? मतलब डोमिनेंसी तो शो की, लेकिन पूरी तरह से शो नहीं कर पाया। एग्जाम्पल, लाल रंग के फूलों वाले पौधे की क्रॉसिंग हमने व्हाइट कलर के फूलों वाले पौधे के साथ करा दी। अब लाल वाले जो पौधा है उसको प्रॉपर लाल रंग के फूलों वाला पौधा देना था, तब तो प्रॉपर डोमिनेंट होता, लेकिन वो गुलाबी रंग के फूल देता है। जो नया पौधा होता है ना, वो गुलाबी रंग के फूल देते हैं। अब गुलाबी में हल्का हल्का लाल तो है, इसका मतलब वो डोमिनेंट दिखाई तो सही, लेकिन पूरी नहीं दिखा पाया, उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। और कोडोमिनेंस क्या होता है? वो भी अपनी डोमिनेंसी शो कर रहा है और ये भी अपनी डोमिनेंसी शो कर रहा है। एग्जाम्पल, ब्लड ग्रुप। किसी ए ब्लड ग्रुप वाले की शादी किसी बी ब्लड ग्रुप वाले के साथ हो जाती है, तो बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए बी मिलेगा, क्योंकि ए भी अपने आप को डोमिनेंट शो करता है और बी भी अपने आप को डोमिनेंट शो करता है, ठीक है। तो ये कहलाती है कोडोमिनेंस। जब दोनों अपने अपनी डोमिनेंसी को शो करते हैं उसको बोलते हैं क्या? कोडोमिनेंस। क्लियर है इतना? तो ये जेनेटिक्स में हमने जितने टॉपिक पढ़े हैं ना, इसके क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद जेनेटिक्स हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो इसमें और भी चीजें, लेकिन वो क्रॉसिंग पे आती है फिर। और क्रॉसिंग आपको मल्टीपल चॉइस में निकालनी नहीं होती, वो आपको शो करनी होती है जब आप सब्जेक्टिव कोई एग्जाम दे रहे होते हैं। तो सब्जेक्टिव में तो मैं आपको इसकी प्रैक्टिस भी करवाती कि बनाओ, बना के दिखाओ मुझे, पर इसमें नीड ही नहीं है आपको बनाने की, तो क्यों टाइम वेस्ट किया उसके लिए, है ना। तो अभी आपको सिर्फ जो चीजें याद रखनी है वो याद रखनी। मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ आपको। जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ जीन्स। हेरिडिटी की स्टडी करना क्या कहलाता है? जेनेटिक्स। हेरिडिटी क्या होता है? पेरेंट्स से बच्चों में क्या आना, गुण आना। उसके बाद क्या होता है? जीजे मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के फादर होते हैं जीजे मेंडल। कौन सा प्लांट इस्तेमाल किया? पी प्लांट। पी प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है? पाइसम सैटाइव। उसके बाद में फैक्टर वर्ड का इस्तेमाल किसने किया? हाँ, मेंडल ने किया। फादर ऑफ जेनेटिक्स जीजे मेंडल हो गया। पी प्लांट का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि इसमें कितने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं? 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं। शॉर्ट लाइफ साइकिल है, कितने दिन की होती है? 28 से 30 दिनों की, यानी कि 1 महीने की इसकी लाइफ साइकिल होती है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही कर सकते हैं। उसके बाद में होमोजाइगस अगर सेम है तो, हेट्रोजाइगस अगर अलग है तो। उसके बाद में डोमिनेंट जो अपने आप को शो कर देता है, और रिसेसिव जो अपने आप को शो नहीं कर पाता, ठीक है। उसके बाद क्या है देखो, जो एलील होते हैं
दो वो जो गुण होते हैं, 2 एलील होते हैं, वो एक मदर से आए हुए होते हैं, एक फादर से आए हुए होते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या बात करेंगे, पुनेट स्क्वायर हो गया, हमने समझा दिया आपको। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है कि एक ही गुण लेके हमने क्रॉस करवाया है, तो एक ही गुण लेके क्रॉस करवाएंगे तो पहली रेशो जो आएगी F1 की वो 4:0 होगी, फिनोटाइपिक के लिए भी और जीनोटाइपिक के लिए भी। और जो सेकंड F2 जनरेशन की रेशो आएगी PR वो होगी 3:1 और GRN की जीनोटाइपिक रेशो वो होगी 1:2:1, ठीक है। ये यहाँ तक हमारा क्या कवर हो जाता है, जेनेटिक्स कवर हो जाता है। अभी मैं आपको इवोल्यूशन से एक टॉपिक बताती हूँ जो आपका पूछा जाता है एग्जाम में। इवोल्यूशन से क्या टॉपिक पूछा जाता है, देखो इवोल्यूशन की स्टडी किसने की थी, चार्ल्स डार्विन ने की थी, चार्ल्स डार्विन ने की थी। मैंने आपको बताया था ना, जितने भी हमारे पास होते हैं ये क्या कहते हैं इसको इवोल्यूशन में, उसमें हम स्टोरीज पढ़ते हैं ज्यादातर। अब स्टोरीज में क्या क्या आता है, स्टोरीज में नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी होती है कि नेचर जिसे सिलेक्ट करती है वही जीवित रहता है ना। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, घास है और बकरी है, तो बकरी घास को खा जाएगी क्योंकि बकरी घास से ज्यादा फिट है, उसको खाने में सक्षम है। बकरी है और शेर है, तो बकरी का जिंदा रहना मुश्किल है क्योंकि शेर बकरी को मार सकता है लेकिन बकरी शेर को नहीं मार सकती, बकरी शेर को नहीं खा सकती। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ने क्या कहा, जो फिट है वो जिंदा रहेगा। तो शेर और बकरी के अंदर शेर के जीवन के ज्यादा चांसेस है। नेचुरल सिलेक्शन मतलब जिसे नेचर सिलेक्ट करे। अब नेचर ने कैसे सिलेक्ट किया, देखो मान लो कोई एक जगह पर कोई एक प्रजाति रह रही है और वहां पे कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फट गया, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, वो पूरी प्रजाति खत्म हो जाती है। तो नेचर ने उसको खत्म करने का सोचा ना, दिस इज नेचुरल सिलेक्शन, इसे नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। अब ये इतनी सारी चीजें हमसे पूछी तो जाती नहीं, जो पूछी जाएगी वो बताती हूँ मैं आपको। क्या पूछी जाएगी आपसे, होमोलोगस ऑर्गन, और क्या पूछा जाता है, एनालोगस ऑर्गन, ये पूछा जाता है आपसे, ठीक है। होमोलोगस ऑर्गन में क्या है, स्ट्रक्चर, सेम, फंक्शन डिफरेंट। एक क्वेश्चन तो देख लो 100% बनता है यहाँ से, मतलब पूरा इवोल्यूशन पढ़ो ना पढ़ो ये जरूर पढ़ के जाना है। 101% ये एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है इवोल्यूशन से। मैं आपको समझाऊंगी कैसे बता रही हूँ मैं ये। स्ट्रक्चर डिफरेंट, फंक्शन सेम। एग्जांपल देखें, हमारे जो हाथ है ना और जो घोड़े के हाथ होते हैं सेम है, स्ट्रक्चर ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला सेम है, लेकिन काम देखो, मैं तो इससे पेन चला सकती हूँ, मोबाइल चला सकती हूँ, खाना खा सकती हूँ। क्या घोड़े ऐसा काम कर सकते हैं? चलते हैं उनसे सिर्फ। तो फंक्शन अलग हो गया लेकिन स्ट्रक्चर क्या रहा, सेम। ये हो गए कौन से ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन कौन से होते हैं, स्ट्रक्चर अलग है लेकिन काम सेम है। पक्षियों के पंख देखे हैं, मक्खी के पंख देखे हैं, तितली के पंख देखे हैं, स्ट्रक्चर सबका अलग अलग, काम क्या है, उड़ने का, काम सबका सेम, उड़ते हैं, लेकिन पंख देखो सबके अलग अलग होते हैं। तो स्ट्रक्चर अलग है लेकिन काम सेम है, उसको बोलते हैं हम एनालोगस ऑर्गन। इन्हें समरूप कहा जाता है, इन्हें समजात अंग कहा जाता है, ठीक है। इन्हें समरूप अंग कहते हैं, इन्हें समजात अंग कहते हैं। एक होता है वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन, इनको बोलते हैं अवशेषी अंग, इनको अवशेषी अंग कहते हैं, अवशेषी अंग। मतलब जिनका पहले तो काम था लेकिन आज के टाइम पर इनका कोई काम नहीं है। पहले कुछ काम था लेकिन आज के टाइम पे काम नहीं है, उसको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। इनमें से एक आपकी अपेंडिक्स आती है। पहले क्या काम था अपेंडिक्स का, बताओ? हाँ, कच्चा
भोजन खाते थे ना ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर होता था सेलुलोज। सेलुलोज को डाइजेशन के लिए अपेंडिक्स का काम था। इंसानों में और जो हम बोलते हैं ना कि गाय भैंस बकरियां, उनमें देखो पहले दोनों में अपेंडिक्स होती थी। हमारे अंदर आज के टाइम पे इनका कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन गाय भैंस बकरियां क्योंकि वो आज भी कच्ची चीजें खाती है तो उनमें अपेंडिक्स हैं, उनमें अवशेषी अंग नहीं है। ये हमारे अंदर अवशेषी अंग है क्योंकि हम चीजों को पकाकर खाना शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वेस्टिजियल ऑर्गन क्या हो गया, अवशेषी अंग, और अपेंडिक्स इसका एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है ईयर का पिन्ना जो होता है ना, एक्सटर्नल पिन्ना, ये जो चीज है ये, इसका कोई काम नहीं है, देखा जाए तो कोई काम है इसका, ये इस चीज को बोल रही हूँ, ये पिन्ना है, इसका कोई काम नहीं है। इसको यूं है ईयर रिंग्स लटकाने के लिए तो बेशक ही इस्तेमाल कर लो, बाकी इसका कोई खास काम नहीं है। लेकिन देखो गाय भैंसे होते हैं, इनमें एक फंक्शन है, कोई मक्खी मुक्खी हो जाती है तो कान से ऐसे ऐसे कर लेती है, उनके अंदर है, लेकिन हम क्या कर लेंगे, इनका कुछ नहीं कर सकते। हमारे जो कैनाइन दांत हैं, पहले जब कच्ची चीजें खाते थे ना, मांस कच्चा खाते थे तो कैनाइन की जरूरत पड़ती थी, अब नहीं पड़ रही। नाखून है, पहले जब इनका हथियारों का आविष्कार नहीं हुआ था तो नाखूनों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज के टाइम पे इसका कोई फंक्शन नहीं है। पहले जब पूर्वज बंदर होते थे तो उनकी पूंछ होती थी, जो हम टेल बोन सुनते हैं ना, आपने सुना होगा, सबसे लास्ट वाली रीढ़ की हड्डी की जो सबसे लास्ट वाली बोन है उसको कोक्किक्स कहा जाता है, उसे टेल बोन भी कहा जाता है। पहले उसकी पूंछ हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे वो है इंसानों में कन्वर्ट होना शुरू हुए, उनकी पूंछ जो है वो क्या होती चली गई, गायब। तो आज के टाइम पर वो क्या है, अवशेषी अंग है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें जिनका पहले इस्तेमाल था लेकिन आज के टाइम पे कोई इस्तेमाल नहीं है, उन्हें वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। बाकी मैंने आपको समझा दिया। तो यहाँ पे हमारा जेनेटिक्स यानी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन हो जाता है समाप्त, ठीक है, खत्म हो जाता है। अगर यहाँ पे आपको कोई डाउट है तो पूछो, किसी को भी है क्या कोई डाउट? कोई नहीं है तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।